राजस्थान प्रदेश द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री भजनलाल जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत जी, आदरणीय आनंद जी, श्रवण सिंह जी, पंकज जी और प्रेस वार्ता के आमंत्रण पर आए हुए सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार और वेब मीडिया के पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं और बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के आमंत्रण पर उपस्थित होने के लिए आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा हम सबके संज्ञान में है कि राजस्थान की वर्तमान सरकार जो अनेक तरह के सब्जबाग दिखा करके, अनेक तरह के सपने दिखा करके, झूठे वादे करके सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद में जिस तरह से सत्ता पे बने रहने का संघर्ष पिछले 4 साल तक राजस्थान ने देखा, उसके चलते राजस्थान में जिस तरह से अराजकता का माहौल बना है, राजस्थान में जिस तरह से माफिया राज स्थापित हुआ है और राजस्थान में जिस तरह के भ्रष्टाचार का शासन स्थापित हुआ है, इस सब के चलते राजस्थान में हजारों लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई। देश में सर्वाधिक मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए, न केवल थानों में, अभी तो न्यायालय के माध्यम से पुलिस में मुकदमे न दर्ज किए जाने की परिस्थिति में न्यायालय के माध्यम से जो 156(3) में मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनकी संख्या में भी देश में सर्वाधिक अगर किसी एक प्रदेश में हुई तो वो राजस्थान में हुई। महिलाओं पर अत्याचार के 1,61,000 मुकदमे दर्ज हुए। प्रदेश की 27,000 बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म हुआ। महिला शिक्षकों को जिंदा जला दिया गया। एम्बुलेंस में गैंगरेप होता है। राजस्थान में देश में सर्वाधिक महिलाओं के प्रति अपराध के मुकदमे दर्ज होने के बाद विधानसभा के पटल पर प्रतिपक्ष द्वारा प्रश्न खड़ा किए जाने पर राजस्थान सरकार के वरिष्ठतम मंत्री भारत में राजस्थान का इतिहास में जो महिलाओं के सम्मान के साथ में संबंध था, राजस्थान की जो पहचान पद्मिनी के जौहर से थी, हाड़ी रानी के शीशदान से थी, गोरा और पन्नाधाय के उत्सर्ग से थी, जो राजस्थान की पहचान मीरा और कर्मा भाई की भक्ति भाव से थी, राजस्थान जो महिलाओं के सम्मान के लिए राजस्थान के लोगों ने अपनी पीढ़ियां कुर्बान की थी, उन सब पर कालिक पोतते हुए विधानसभा के पटल पर हंसते हुए यह कहना कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं कि यह मर्दों का प्रदेश है, राजस्थान के महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने के साथ साथ में राजस्थान के शौर्यपूर्ण इतिहास पर भी कालिक पहुंचने का काम किया। सरकार पूरी तरह तुष्टीकरण में डूबी है। जिस तरह से घटनाएं करौली में हुई, रामनवमी के जुलूस पर जिस तरह से पथराव हुआ, घटनाओं की जांच में जिस तरह से भेदभाव किया गया, एफआईआर दर्ज करने से लेकर के गिरफ्तारी से लेकर के कार्रवाई से लेकर के चालान पेश करने से लेकर के और मुआवजा देने तक जिस तरह से तुष्टीकरण किया गया, उसके कारण से जिन ताकतों के हौसले बुलंद हुए, उसके चलते उसी तरह की घटनाएं भीलवाड़ा में हुई, जोधपुर में हुई और उन सबसे आगे बढ़कर के ऐसी ताकतों के हौसले बार बार बढ़ाए जाने के चलते उदयपुर की में कन्हैयालाल की नृशंस हत्या की गई, सिर धड़ से अलग कर दिया गया। राजस्थान जैसा प्रदेश जिसके बेटों ने इतिहास में लिखा है कि मंदिरों की रक्षा के लिए हजारों हजार कुर्बानियां दी थी। हम गर्व से राजस्थान के लोग ये कहते हैं कि भारत में यदि सनातन धर्म जिंदा है और भारत में भारतीयता जिंदा है तो उसमें राजस्थान के लोगों का उत्सर्ग जो है वो प्राधान्य रखता है। ऐसे राजस्थान प्रदेश में राम दरबार को बुलडोजर से ढाया गया, राजगढ़ में शिवलिंग को ड्रिल मशीन से तोड़ा गया, आबू रोड में हनुमान जी के मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया
और इस हिंदू विरोधी सोच के कारण से केवल और केवल अपने वोट बैंक को साधने के लिए जिस तरह से हिंदुओं का उत्पीड़न किया गया, उसके चलते राजस्थान में इस तरह के अलगाववादी ताकतों का, जो समाज को बांटने के लिए, मजहब को तोड़ने के लिए, मजहब के आधार पर तोड़ने के लिए समाज को जो प्रयास रहते हैं, उनके हौसले बुलंद हुए हैं। इन्हीं के चलते चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की, भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया की, अलवर में योगेश जाटव, हरीश जाटव की और झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की नृशंस हत्याएं की गई। सरकार कोटा में पीएफआई को रैली निकालने की इजाजत देती है, लेकिन रामनवमी के जुलूस से परहेज करती है। ये सरकार के मंसूबे जिस तरह से प्रदेश के सामने आए, नित्य प्रतिदिन प्रदेश में जिस तरह से गैंग वॉर्स हो रही हैं, जिस तरह से माफिया, अलग अलग तरह का माफिया सक्रिय हुआ, उनके हौसले बुलंद हुए, जनता में भय व्याप्त हुआ और अपराधियों के हौसले चरम सीमा पर पहुंचे। इस सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि बीते 4 वर्षों में कांग्रेस सरकार के इस जंगल राज, भ्रष्टाचार और कुशासन के कारण से जो जनता की पीड़ा है, सामान्यतः सरकारों के विरोध में या चुने हुए जनप्रतिनिधियों के विरोध में कहीं छोटे मोटे स्वर उठते हैं, कहीं एंटी इनकम्बेंसी ऐसी रजिस्टर होती है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार राजस्थान के जनता के मन में जो गुस्सा है, उस गुस्से को संकलित करने के लिए जनाक्रोश यात्रा प्रदेश के 200 विधानसभाओं में हो। राजस्थान की जनता के साथ में, किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ में, कर्मचारियों के साथ, संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ जिस तरह का धोखा हुआ है, उस धोखे का कारण उपजे गुस्से को, उस जन आक्रोश को संकलित कर एक ज्वालामुखी के रूप में परिवर्तित करने के लिए राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में हम राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा का संचालन करेंगे। राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा, जैसा हम सबको जानकारी है कि 1 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में प्रारंभ हुई और यहां से जो प्रतीकात्मक रूप से रथों को यहां झंडा दिखा करके उन्होंने यहां से रवाना किया, राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया और जो तय कार्यक्रम था कि हम 200 विधानसभाओं तक जाएंगे, महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की ऐसी हजारों की संख्या में चौपाल आयोजित करेंगे। मैं आज प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि अब तक राजस्थान में संचालित हो रहे 200 रथों ने 94,000 किलोमीटर की यात्रा तय की है। 50,367 से ज्यादा छोटी बड़ी ऐसी नुक्कड़ सभाओं से लेकर के बड़ी सभाओं तक आयोजित की गई है और जो मोटा आकलन किया गया कुल मिलाकर के इस सभाओं में और इन रथ यात्राओं में जिन लोगों से संपर्क किया गया, लगभग 82,75,000 से ज्यादा लोगों को इस रथ यात्रा के में जनता से जुड़ने का अवसर हमें मिला है। जन आक्रोश की इस यात्रा के समय जो पब्लिक को ग्रीवेंसेस, शिकायतों को रजिस्टर करने के लिए हमने 2 तरह की पद्धति अपनाई थी। एक पेटिका रखी गई थी जिसमें लिखित रूप से डाला जा सकता था और वेबसाइट पर जो शिकायतें दर्ज कराई जा सकती थी, उन सबके केवल वेबसाइट पर ही लगभग 3 लाख शिकायतें जो है अब तक दर्ज हुई है। 75 लाख आरोप पत्र बांटे गए और 11,87,000 फिजिकली हाथ से लिखे हुए ऐसे आरोप और समस्याओं से जुड़े हुए पत्रक एकत्रित किए गए। 31 लाख स्टिकर्स लगाए गए और अभियान के में युवाओं, महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति की हजारों की संख्या में चौपालें आयोजित की गई हैं। इसी क्रम में आगे 15 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक विधानसभाओं के स्तर पर बड़ी जनाक्रोश सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें इन सभाओं के साथ साथ में बूथ महासंपर्क अभियान भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ तक जाकर के और इस महासंपर्क अभियान में घर घर इस जनाक्रोश के संदेश को ले जाकर जन भावनाओं को संकलित करने का काम करेंगे। 25 दिसंबर को जब देश स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में सुशासन दिवस मना रहा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के सभी बूथ
उन सभी बूथों पर मन की बात कार्यक्रम भी सुनेंगे। 15 से 31 दिसंबर तक, जैसा मैंने कहा, कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता जाकर के उन सभाओं को संबोधित करेंगे। हर विधानसभा में 8 से 10 कार्यकर्ता, ऐसे पूरे प्रदेश में कुल 2000 कार्यकर्ता रात्रि प्रवास इस समय में करने वाले हैं। यह ऐसी पहली ऐतिहासिक यात्रा राजस्थान में हुई है, जिसमें राजस्थान में, चाहे वो किसी भी दल के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, कि राजस्थान के प्रत्येक घर ढाणी तक जाने का काम और राजस्थान में अधिकतम लोगों तक पहुंचने का काम किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जब 2014 में बनी, तब से लेकर के जिन लोक कल्याणकारी योजनाओं को संधारण भारत सरकार ने किया, 2013 से 18 तक की वसुंधरा राजे जी की सरकार में राजस्थान उन योजनाओं को, चाहे वो उज्ज्वला की योजना हो, चाहे वो शौचालय निर्माण की स्वच्छ भारत मिशन की योजना हो, चाहे वो बैंक का खाता खोलने की योजना हो, गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने की योजना हो, इन सब योजनाओं में राजस्थान देश में पहले, दूसरे या तीसरे पायदान पर रहता था। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी राजस्थान की प्रगति देश के सर्वश्रेष्ठ प्रांतों में ऐसी अंकित की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से 2018 में सरकार बदलने के बाद जिस तरह से भारत सरकार की ऐसी सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने की योजनाओं को जिस तरह से पटरी से उतारा गया, उनके इंप्लीमेंटेशन को जानबूझ करके जिस तरह से डीरेल किया गया, उसके चलते आज राजस्थान इन सब योजनाओं में नीचे से 1, 2, 3 जो है वो पायदान पर पहुंच गया है। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण की रफ्तार कमजोर हुई है। 12 जिले ऐसे हैं जिनमें 3 जिले दौसा, झुंझुनू और राजसमंद हैं, जिनका में शून्य काम पिछले वर्षों में हुआ है। सीकर, धौलपुर, जयपुर, बूंदी, पाली, चूरू, नागौर, डूंगरपुर और बारां में आवासों का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और योजना में लापरवाही सामने आने के बाद में जो नोडल मिनिस्ट्री है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, उन्होंने भी इसमें लापरवाही को स्वीकार किया है। ठीक इसी तरह से केंद्र सरकार की मांग, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार की मांग के अनुरूप खाद उपलब्ध करा दिए जाने के बाद में भी राजस्थान सरकार के संरक्षण में और सरकार के नुमाइंदों के संरक्षण में जिस तरह से कालाबाजारी हुई, उसको चलते जिस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में बनी, उसको लेकर के भी जनता के मन में भारी जन आक्रोश है। एनएफएसए और प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई सहायता के अनुरूप राजस्थान में, देश भर में जिस तरह से गरीब व्यक्ति का चूल्हा जलता रहे, इस लक्ष्य को लेकर के जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा था, लगातार 2.5 वर्ष तक जिस तरह से खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, उसमें भी राजस्थान सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों के कारण से और उनकी लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते गरीबों को अन्न नहीं मिल पाया। ये मैं नहीं कहता, राजस्थान सरकार के मंत्री ने खुद जो है प्रेस स्टेटमेंट में, पब्लिक में आकर के इस बात को स्वीकार करके अपने अधिकारियों पर उसके लिए दोषारोपण किया है। जहां देश में जल जीवन मिशन की यदि मैं चर्चा करूं, क्योंकि मैं उसी महकमे का मंत्री हूं और मेरे पास ये दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि 2024 तक हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएं। मैं प्रसन्नता के साथ जहां एक बात ये चर्चा करता हूं कि जहां जब 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महती योजना को घोषित किया था, उस समय देश का जो कवरेज लगभग 16% से कुछ अधिक था। 19 करोड़ से ज्यादा घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पानी पहुंचता था। वो 16% का आंकड़ा बढ़ करके आज 56% को छूने वाला है। जो 3 करोड़ 23 लाख का आंकड़ा था, वो आज बढ़ करके 10 करोड़ 70 लाख के आसपास पहुंच चुका है। 40% की ग्रोथ भारत में ओवरऑल रजिस्टर हुई है। राजस्थान में क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे विपरीत परिस्थितियां थी और जो तय मानक किए गए थे भारत सरकार ने के द्वारा, उसके अनुरूप देश में सर्वाधिक एलोकेशन बजट का अगर किसी एक प्रदेश को किया गया, वो राजस्थान को हुआ था। 27-28 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट एलोकेशन होने के बावजूद भी
आज राजस्थान सरकार केवल 5,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर कर पाई है भारत की सरकार के द्वारा वो दिए हुए पैसे में से। यदि मैं टोटल ओवरऑल किटी की बात करूं, क्योंकि इस योजना में 50-50% पैसा जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों निवेश करती है। 27,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के अनुदान के अगेंस्ट में 27,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को भी देना था। 54,000 करोड़ रुपए के अगेंस्ट केवल रिपोर्टेड एक्सपेंडिचर जो है वो 8,000 करोड़ है। राज्य सरकार जो अपना निवेश करना है वो निवेश भी नहीं कर पा रही है। पीने का पानी देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार करने के लिए, उसके माध्यम से पैसा कमाने के लिए ऐसी रेवड़ियां बांटना, टेलीफोन बांटने से लेकर के पता नहीं किस किस तरह की स्कीम्स में ये पैसा निवेश करके और भ्रष्टाचार करने के लिए काम कर रहे हैं। जहां देश में एक तरफ जैसा मैंने कहा 40% प्रगति हुई, वही राज्य की प्रगति की यदि मैं चर्चा करूं तो जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तब राजस्थान का कवरेज 11.74% था। राजस्थान के 1 करोड़ 5 लाख घरों में से राजस्थान में लगभग 12 लाख घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था। 3 साल में जहां देश ने, जैसा मैंने उल्लेख किया कि 40% प्रगति की है, वहीं राजस्थान में आज ये आंकड़ा कुल मिलाकर के 20-21% प्रगति के साथ में 31.19% तक पहुंच पाया। जहां देश में 40% प्रगति हुई, वह राजस्थान अभी तक केवल 20% के कगार पर खड़ा है। देश में जहां 105 जिले फुल्ली सैचुरेट हो गए, देश में जहां गोवा 100% सर्टिफाइड प्रदेश हो गया है, जहां हर घर तक पीने का पानी पहुंचता है, तेलंगाना 100% हो गया है, गुजरात 100% हो गया है, हरियाणा 100% हो गया है। देश में 125 जिले 100% जो है वो पहुंच के कगार पर पहुंच गए। वहां राजस्थान में एक भी जिला ऐसा नहीं है, रादर एक भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जिसको 100% सैचुरेट की लिस्ट में माना जा सके। यहां तक कि राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में राजस्थान की 11,000 पंचायतों में से एक पंचायत भी आज राजस्थान सरकार ये दावे के साथ नहीं कह सकती कि जहां 100% घरों तक कनेक्शन पहुंच गया है। प्रदेश में जो 1 करोड़ 5 लाख घर हैं जिनमें कनेक्शन पहुंचाना था, उनमें से 93 लाख कनेक्शंस को हम अप्रूव कर चुके हैं। उनकी जो है अप्रूवल स्टेट SLSCC में जारी की जा चुकी है। लेकिन अभी भी राजस्थान में जो कुल 42,000 गांव हैं और उन 43,364 गांवों में से केवल 21,048 गांव तो ऐसे हैं जिनमें काम भी प्रारंभ नहीं हो पाए। आधे से लगभग आधे गांव में आज तक, जब स्कीम 2019 से लेकर के अब चौथा वर्ष पूरा करने में केवल 1 से 1.5 साल लगभग शेष बचा है, 1.25 साल शेष बचा है, आज भी राजस्थान के 21,000 से ज्यादा गांवों में 50% लगभग गांवों में काम भी प्रारंभ नहीं हो पाया। इस काम की गुणवत्ता को लेकर के आप सभी समाचार पत्रों ने कहीं ना कहीं बार बार उसका उल्लेख किया है। जिस तरह की घटनाएं सामने आई कि दूदू में काम हुआ नहीं, टेंडर हुआ नहीं, उससे पहले काम शुरू हो गया, कहीं काम शुरू हो गया है लेकिन काम कागजों में शुरू हो गया, भुगतान भी हो गया, लेकिन जो है वो ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। हमने इसके लिए व्यवस्था की थी कि कोई भी काम जो धरातल पर हो रहा है, जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, उस इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए, ताकि जो काम हो रहा है वो सस्टेनेबल रहे, अगले 30 साल तक काम से जो है सुचारू रूप से वो सर्विस डिलीवरी दे पाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ठीक से नहीं होने के कारण से राजस्थान में इंप्लीमेंटेशन क्वालिटी जो है वो बहुत खराब है। जो आज निवेश इसमें हजारों करोड़ रुपए का हो रहा है वो उत्पादक रहे, उसके लिए ओवरडम पॉलिसी बनाने की जरूरत थी। आज तक राजस्थान सरकार ने ओवरडम पॉलिसी घोषित नहीं की है। भारत सरकार में हमने एक व्यवस्था की कि देश में जिन गांवों में काम हो गया हम उसका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करें। हमने कंप्यूटर से रैंडमली गांवों का सिलेक्शन किया और देश के हर जिले में हमने जहां काम पूरा हो चुका है, जहां रिपोर्ट किया है, उन गांवों में जाकर के 10% ऐसे गांवों में जाकर के फिजिकली थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराया। क्वालिटी ऑफ वाटर जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जितना मात्रा में किया जा रहा है क्वांटिटी को, और तीसरा जिस गुणवत्ता का पानी दिया जा रहा है और कंटिन्यूटी, इन चारों को जो है हमने असेस कराया। इसके आधार पर जो फंक्शनैलिटी असेसमेंट हुआ उसमें राजस्थान के ऐसे गांव जहां सरकार काम पूरा हो चुका है ये घोषित कर चुकी है,
उसमें केवल 38% फंक्शनैलिटी जो है वो राजस्थान में प्राप्त हुई है। बाकी 62% जो है उसमें राजस्थान में उन आंकड़ों पर, पैरामीटर्स पर राजस्थान में फेल्योर रजिस्टर किया गया। ठीक इसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन में भी, जहां राजस्थान पहले शौचालय के निर्माण में देश के अग्रणी प्रदेशों में हुआ करता था, वो राजस्थान आज स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे पायदान ODF+ जहां है उसमें पिछड़ गया है। देश में जहां 450 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट जहां गोबर को गैस में परिवर्तित कर उस गैस को भारत सरकार की पेट्रोलियम कंपनियां खरीदे और उसको जो है वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट क्रिएट किया जा सके, उसमें भी राजस्थान आज शून्य के कगार पर खड़ा है। हम सब जानते हैं 15th फाइनेंस कमीशन ने जो एलोकेशन किया था, उस एलोकेशन में 30% ग्रांट स्वच्छता के लिए और 30% ग्रांट जो है वो पानी से जुड़े हुए विषयों के लिए टाइड अप किया था। जो 15th फाइनेंस कमीशन की ग्रांट इन दोनों विषयों से जुड़ी हुई राजस्थान प्रदेश को मिली है, पिछले 4 सालों में 19-20 से लेकर के अब तक वो लगभग 5,417 करोड़ रुपए होती है। उसके अगेंस्ट में जो राजस्थान सरकार ने यूटिलाइजेशन अब तक रिपोर्ट किया है, जो कंप्यूटर पर सभी जो है डेली रिपोर्टिंग सिस्टम में रिपोर्ट होता है, वो केवल 1600 करोड़ रुपए है। 30% पैसा भी अभी तक जो भारत सरकार ने दिया उसको ये खर्च नहीं कर पाए। कांग्रेस में सरकार ने जो बजट घोषणा की थी उसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख परिवारों के नाम जोड़ेंगे। पोर्टल पर नाम मांगे गए, लेकिन आज भी वो लोग इंतजार कर रहे हैं। जहां स्मार्ट सिटी योजना जो प्रदेश में देश भर में चल रही है, उसमें से जो 6 प्रदेश राजस्थान में स्मार्ट सिटी योजना से जुड़े हैं, उनमें भी प्रगति के दर के मानकों के आधार पर भारत सरकार द्वारा दी गई राशि का अभी उपयोग नहीं हो पा रहा है। और जो उपयोग हो रहा है वो भी जो स्मार्ट सिटी की भावना थी कि हम ऐसे विषयों पर कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम काम करें, उसके बजाय केवल और केवल सौंदर्यीकरण और उस सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसा खर्च कर उसके द्वारा भ्रष्टाचार करने के लिए जो है सरकार काम कर रही है। इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार समाज के और जो ऐसा तबका, जो सामान्य तबका है, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की गई, आयुष्मान भारत की योजना हो या जिन योजनाओं की मैंने चर्चा आप सबके सामने की, उस सब योजनाओं में कहीं भी उनके इंप्लीमेंटेशन में ये सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सरकार ने काम किया है, आज उसके कारण से निश्चित रूप से करोड़ों लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। भारत के सामान्य मानवी की जीवन में समृद्धि ला करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन को बेहतर बनाने में सफलता प्राप्त की है। कोरोना के आपदा के समय में भी जिस तरह से सरकार ने प्रोएक्टिवली काम किया, हालांकि राज्य की सरकार बार बार उस पर आलोचना कर रही थी, प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही थी, राजनीति के आधार पर अपने स्टेटमेंट दे रही थी और अपने फेलियर को ही अपनी सफलता बनाकर बता करके अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही थी। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुआ, उसकी सफलता को पूरा विश्व स्वीकार करता है। भारत के कोरोना के प्रबंधन को, इंडिया मॉडल को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। भारत का जो कोविन प्लेटफॉर्म, मुझे स्मरण आता है अभी कुछ ही दिन पहले आदरणीय विदेश मंत्री जी ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब अमेरिका ने ओपन अप किया कोविड के बाद में, और जब वो अमेरिका गए, उनके पुत्र वहां रहते हैं, कि मैं जब अमेरिका में एक रेस्टोरेंट में गया जहां कंपलसरी था कि आपको अपना कोविड सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना था, और उन्होंने कहा कि जैसे ही वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहा गया, मैंने अपना मोबाइल खोला, कोविन ऐप से खोल करके जो सर्टिफिकेट मुझे मिला था वो सर्टिफिकेट मैंने दिखाया। वही उनके पुत्र जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने अपने बटुए में निकाल करके एक मुड़ा हुआ कागज निकाल करके दिया। अमेरिका जहां फिजिकल सर्टिफिकेट इश्यू कर रहा है, वहां भारत जो है कोविन ऐप पे सर्टिफिकेट इश्यू कर रहा था। और मैं आज गर्व से यह बात कह सकता हूं कि जो कोविन प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस पे आज दुनिया के लगभग सभी देश, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं लगभग सभी देश जो है वो कोविन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जिसको भारत सरकार ने गुड जेस्चर के तहत दुनिया के सभी देशों को उपलब्ध कराया। जिस तरह से टीके का इतिहास भारत में था, जो दुनिया में
वायरल डिजीज जिनको टीके के आधार पर काबू पाया जा सका, वो पोलियो से लेकर के टेटनस से लेकर के जैपनीज इंसेफेलाइटिस तक, इन 5 बीमारियों में जो टीके भारत में पहुंचे, वो इतिहास 75 साल से लेकर के टीका निर्माण से 17 साल तक के देरी के बाद में भारत में टीका पहुंचता था। वहां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम दुनिया के साथ साथ में हम टीकाकरण प्रारंभ कर सके। हमने जो है दुनिया का सबसे सस्ता, सबसे ज्यादा प्रभावी टीका बनाने में, और एक नहीं 2 टीके बनाने में कामयाबी प्राप्त की, और दुनिया का सबसे प्रभावी टीकाकरण भारत में हम कर पाए। और इस महामारी के दौरान जिस तरह से इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, दुनिया के कुछ देश जो हैं वो अपनी जनता को डायरेक्ट कैश इंसेंटिव देकर के और उनका सहयोग करके उनको मदद करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें अधिकांश यूरोपीय देश शामिल थे। अमेरिका जैसे देशों ने दूसरी फिलॉसफी को लिया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट को सपोर्ट किया, और उसके चलते लोगों को बहुत तरह के कष्ट हुए। लेकिन आज हम 2 साल बीत जाने के बाद में यदि देखें कि जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया था और जहां इंडिविजुअल को सपोर्ट किया था, दोनों में यदि हम तुलना करें, दोनों ही जो है तरह की फिलॉसफीज फेल हो गई। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो मिक्स्ड अप्रोच बनाई थी, उस मिक्स्ड अप्रोच के चलते हुए भारत दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में एकमात्र ऐसी इकोनॉमी है जिसने न केवल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, अपितु हमने जो है ग्रोथ रेट को भी आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ग्रोथ रेट बनाया है। अभी हाल ही के द्वारा वर्ल्ड बैंक द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर भी, और उसके अतिरिक्त ब्लूमबर्ग द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर भी यह माना गया है कि भारत की ग्रोथ रेट जो है आने वाले समय में 7.5% से लेकर के 8% के बीच में रहने वाली है, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ होगी। और यदि हम महंगाई के आंकड़ों के आधार पर भी देखें कि महंगाई जो है, सामान्य भोजन के वस्तुओं में महंगाई, मैन्युफैक्चरिंग में महंगाई, जो कंस्ट्रक्शन में महंगाई, इनको अगर हम अलग अलग आंकड़ों में बांट करके भी देखें तो इन बड़ी इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन विज़ डेवलपमेंट जो है ग्रोथ, इनमें किसी अगर एक देश ने सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से किसी देश ने काम किया है, महंगाई को रोकने में काबू प्राप्त करते हुए ग्रोथ को बढ़ाया है, वो हमारा देश भारत है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से कोरोना का प्रबंधन किया गया, उसके कारण से भारत की छवि पूरे विश्व भर में आज बहुत अच्छी तरीके से सुधरी है। जहां देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जिस गति के साथ में काम हो रहा है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो राजस्थान में पिछले 8 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में 11,000 किलोमीटर नए हाईवे बने थे। लेकिन जो हाईवे बनने की जो गति प्रतिदिन प्रति किलोमीटर के हिसाब से थी, उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। राजस्थान में पिछले वर्षों में 3 साल, 3.5 साल, 4 साल के इस शासनकाल में हाईवे निर्माण की गति में भी बहुत ढिलाई आई है। यह भी निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के लिए चिंता का विषय है। भारत की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने के बाद में जिस तरह से कड़े फैसले लिए गए, जिस तरह से बड़े फैसले लिए गए, भारत के विरुद्ध चलने वाली हर गतिविधि के विरुद्ध जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की गई, उसके कारण से आज भारत की छवि पूरे विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में बनी है। जिस तरह से हमने रक्षा क्षेत्र में एक तरफ अपने देश की सेनाओं को आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित करने के लिए काम किया, वहीं रक्षा निर्माण उत्पादों के निर्माण के क्षेत्र में भारत को सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट बनाने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। जो भारत सबसे बड़ा आयातक देश होता था, आज वो भारत निर्यातक देशों की श्रृंखला में जाकर के खड़ा हुआ है। आज हमारे ही देश का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट जो है वो अमेरिका से लेकर के दुनिया के सभी देश हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए पंक्तिबद्ध होकर के खड़े हैं। ये निश्चित रूप से हम सब के लिए सम्मान का विषय है। लेकिन इन सब विषयों के देख के सामने भी जब मैं राजस्थान की परिस्थितियों को देखता हूं तो निश्चित रूप से मुझे कष्ट होता है कि राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, राजस्थान में जिस तरह की चुनौतियां आई हैं, और राजस्थान भर में जो जनाक्रोश यात्रा से अनुभव संकलित हुआ है, राजस्थान के लोगों में जो है घनघोर गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस जनाक्रोश को संकलित किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प किया है कि इस जनाक्रोश को हम एक ज्वालामुखी में परिवर्तित करते हुए
राजस्थान की इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध है। अंधेरा हटेगा और सूरज निकलेगा, ये निश्चित रूप से होने वाला है। कमल खिलेगा, ये निश्चित रूप से होने वाला है। और ये कांग्रेस की कालिकमयी सरकार जो है अब की बार इस राजस्थान से विदा होने वाली है। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।